हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह। आज की जो आप लोगों की क्लास होगी, ये क्लास व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर आधारित होगी। और आज की क्लास में मैंने व्याकरण के उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को आने वाले क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, तो आप सब वहाँ पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप सभी को कई सारे PDF और नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? क्या मूल दीर्घ स्वर नहीं है? विकल्प ए आ, विकल्प बी ई, विकल्प सी उ, विकल्प डी औ। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा विकल्प डी। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? विकल्प ए 2, विकल्प बी 4, विकल्प सी 8, विकल्प डी 10। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा विकल्प ए 2। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 7, विकल्प डी 9। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा विकल्प बी 3। आगे देखते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं? विकल्प ए अक्षर, विकल्प बी स्वर, विकल्प सी व्यंजन, विकल्प डी अनुस्वर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा विकल्प सी व्यंजन। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, ई, च, छ, ज आदि का उच्चारण किससे होता है? विकल्प ए कंठ, विकल्प बी मूर्धन्य, विकल्प सी तालव्य, विकल्प डी होठ। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा विकल्प सी तालव्य। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? विकल्प ए संज्ञा, विकल्प बी स्वर, विकल्प सी व्यंजन, विकल्प डी विसर्ग। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा विकल्प बी स्वर। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? विकल्प ए छोटी ई, विकल्प बी बड़ी ई, विकल्प सी ए, विकल्प डी ए। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा विकल्प बी बड़ी ई। ठीक है, जो कि दीर्घ स्वर नहीं है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए, निम्नलिखित में से अंतःस्थान व्यंजन कौन सा है? विकल्प ए ग, विकल्प बी ज, विकल्प सी व। और प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा विकल्प सी व। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देखिए, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? विकल्प ए 44, विकल्प बी 48, विकल्प सी 52, विकल्प सी 56। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प सी 52। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिए, हिंदी वर्णमाला में ऊष्मा व्यंजन कौन से हैं? तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा विकल्प ए। ठीक है, और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न को आप स्पेशली याद रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए, य र ल व को कौन सा व्यंजन कहते हैं? विकल्प ए स्पर्श व्यंजन, विकल्प बी अंतःस्थान व्यंजन, विकल्प सी ऊष्म व्यंजन, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा विकल्प बी अंतःस्थान व्यंजन। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? विकल्प ए ह, विकल्प बी ल, विकल्प सी म, विकल्प डी ज। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा विकल्प ए ह। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिए, जब एक ही ध्वनि का द्वैत हो जाए तो क्या कहलाता है? विकल्प ए संयुक्त ध्वनियाँ, विकल्प बी युग्मक ध्वनियाँ, विकल्प सी सपृक्त ध्वनियाँ, विकल्प डी पारस्परिक ध्वनियाँ। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प बी युग्मक ध्वनियाँ। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिए, अनुस्वर
किसका कार्य करता है? विकल्प ए विसर्ग का, विकल्प बी चंद बिंदु का, विकल्प सी पंचम वर्ण का, विकल्प डी स्वर का। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा विकल्प सी पंचम वर्ण का। ठीक है, आगे देखते हैं। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? विकल्प ए नासिक, विकल्प बी मूर्धन्य, विकल्प सी होठ, विकल्प डी कंठ और तालव्य। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा विकल्प डी कंठ और तालव्य। ठीक है, आगे देखते हैं। छोटी से छोटी ध्वनियाँ जिसके टुकड़े नहीं हो सकते क्या कहलाते हैं? विकल्प ए वर्ण, विकल्प बी स्वर, विकल्प सी व्यंजन, विकल्प डी मात्रा। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा विकल्प ए वर्ण। ठीक है, और ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिए। जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? विकल्प ए दंत, विकल्प बी नासिक, विकल्प सी मूर्धन्य, विकल्प डी अनुस्वर। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा विकल्प ए। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिए। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? विकल्प ए उपयोग, विकल्प बी अनुपयोग, विकल्प सी प्रयोग, विकल्प डी सदुपयोग। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा विकल्प सी प्रयोग। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिए। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधित अशुद्धियां नहीं हैं? विकल्प ए अरोग्य, विकल्प बी ईसाई, विकल्प सी ऊर्जस्वी, विकल्प डी अतुसुक्य। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा विकल्प सी ऊर्जस्वी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 20। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? विकल्प ए तद्धित प्रत्यय, विकल्प बी कृदंत प्रत्यय, विकल्प सी संस्कृत प्रत्यय, विकल्प डी अनीय प्रत्यय। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प ए तद्धित प्रत्यय। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग स्पेशली ध्यान में रखिएगा। विकल्प ए द्वंद्व समास, विकल्प बी बहुव्रीहिक समास, विकल्प सी दुगुण समास, विकल्प डी तत्पुरुष समास। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प डी तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे देखते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प ए विकार सर्वनाम, विकल्प बी अविकार सर्वनाम, विकल्प सी संयुक्त सर्वनाम, विकल्प डी संबंधनात्मक सर्वनाम। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा विकल्प सी संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखिए। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? विकल्प ए अकर्मक क्रिया, विकल्प बी सकर्मक क्रिया, विकल्प सी द्विकर्मक क्रिया, विकल्प डी प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा विकल्प बी सकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? विकल्प ए देव, विकल्प बी देवी, विकल्प सी दैवीय, विकल्प डी देवता। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प सी दैवीय। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? विकल्प ए पक्ष, विकल्प बी काल, विकल्प सी भूतकाल, विकल्प डी वाच्य। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर होगा विकल्प बी काल। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं? विकल्प ए पद क्रम, विकल्प बी अन्वय, विकल्प सी उपदेश, विकल्प डी विधेय। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा विकल्प बी अन्वय। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? विकल्प ए उत्क्षिप्त, विकल्प बी पार्श्विक, विकल्प सी सघोष,
विकल्प डी ऊष्म। तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प सी सघोष। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 5, विकल्प डी 6। तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा विकल्प बी 3। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 29, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? विकल्प ए समुच्चय बोधक, विकल्प बी क्रिया विशेषण, विकल्प सी संबंध बोधक, विकल्प डी विस्मयादि बोधक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प ए समुच्चय बोधक। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? विकल्प ए दीमक, विकल्प बी रात, विकल्प सी वर्षा, विकल्प डी विधुर। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर होगा विकल्प डी विधुर। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये प्रश्नोत्तरी आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस पीडीएफ में मैंने जितने भी एमसीक्यू शामिल किए हैं वो सारे परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 31, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो या योजक द्वारा जोड़े गए हों उसे क्या कहते हैं? विकल्प ए उपवाक्य, विकल्प बी मिश्रित वाक्य, विकल्प सी संयुक्त वाक्य, विकल्प डी सरल वाक्य। तो प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर होगा विकल्प सी संयुक्त वाक्य। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 32, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? विकल्प ए ब्रजभाषा, विकल्प बी उपभाषा, विकल्प सी लिपि, विकल्प डी क्षेत्रीय रूप। तो प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प बी उपभाषा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 33, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। विकल्प ए आगत, विकल्प बी ऊष्म, विकल्प सी अंत स्थान, विकल्प डी अयोगवाह। तो प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर होगा विकल्प डी अयोगवाह। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 34, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? विकल्प ए 1, विकल्प बी 2, विकल्प सी 3, विकल्प डी 4। तो प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर होगा विकल्प बी 2। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 देखिए, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? विकल्प ए 4 प्रकार के, विकल्प बी 3 प्रकार के, विकल्प सी 5 प्रकार के, विकल्प डी 6 प्रकार के। तो प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर होगा विकल्प सी 5 प्रकार के। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखिए, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? विकल्प ए 25, विकल्प बी 30, विकल्प सी 20, विकल्प डी 35। तो प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर होगा विकल्प ए 25। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? विकल्प ए कंठ, विकल्प बी दंतोष्ठ, विकल्प सी कंठ तालव्य, विकल्प डी होठ। तो प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर होगा विकल्प सी कंठ और तालव्य। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखिए, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? विकल्प ए अनुस्वर, विकल्प बी अनुनासिक, विकल्प सी हास्य, विकल्प डी प्लुत। तो प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर होगा विकल्प डी प्लुत। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 29, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? विकल्प ए ग, विकल्प बी झ, विकल्प सी न, विकल्प डी म। तो प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर होगा विकल्प बी झ। आगे देखिए। प्रश्न संख्या 40, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प ए शब्द, विकल्प बी वर्ण, विकल्प सी अर्थ, विकल्प डी मात्रा। तो प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर होगा विकल्प ए शब्द। ठीक है, और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्पेशली ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 4, विकल्प डी 5। तो प्रश्न संख्या 41 का सही उत्तर होगा विकल्प डी 5। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 देखिए, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? विकल्प ए 10, विकल्प बी 12, विकल्प सी 16, विकल्प डी 25।
तो प्रश्न संख्या 42 का सही उत्तर होगा विकल्प सी 16। ठीक है, आगे देखते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 4, विकल्प डी 5। तो प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी छंद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? विकल्प ए दोहा, विकल्प बी चौपाई, विकल्प सी सवैया, विकल्प डी रोला। तो प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर होगा विकल्प सी सवैया। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 45, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? विकल्प ए गति, विकल्प बी यति, विकल्प सी तुक, विकल्प डी गण। तो प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर होगा विकल्प बी यति। ठीक है, और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे स्पेशली ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, छप्या किस प्रकार का छंद है? विकल्प ए सम, विकल्प बी विषम, विकल्प सी अर्धसम, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी विषम। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 देखिए, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प ए कुंडलियाँ, विकल्प बी रोला, विकल्प सी दोहा, विकल्प डी सोरठा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए कुंडलियाँ। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 देखिए, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं? विकल्प ए उपमा, विकल्प बी रूपक, विकल्प सी उत्प्रेक्षा, विकल्प डी दृष्टांत। तो प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर होगा विकल्प सी उत्प्रेक्षा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखिए, उपमा और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प ए उपमा, विकल्प बी रूपक, विकल्प सी उत्प्रेक्षा, विकल्प डी भ्रांतिमान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी रूपक। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 50, मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? और ये प्रश्न बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इसे स्पेशली ध्यान में रखिएगा। विकल्प ए 5, विकल्प बी 6, विकल्प सी 7, विकल्प डी 9। तो प्रश्न संख्या 50 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, 6 प्रकार के समास होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार परीक्षा के दृष्टिकोण से व्याकरण के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आप लोगों को हल करवा दिया है, और इस क्लास का पार्ट 2 मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को आने वाले क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, तो आप सब वहाँ पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप सभी को कई सारे PDF और नोट्स देखने को मिल जाएंगे। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करें, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक पिन कर दिया है, तो आप वहाँ पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।